ईयर 2020 सन 2020 एक ऐसा साल जहां किस्मत हमारे साथ 2020 क्रिकेट मैच खेलने में लगा हुआ है। एक मुसीबत खत्म हो नहीं रही कि दूसरी मुसीबत आके दरवाजे पे दस्तक देने लगती है। जहां कोरोना के मार से पूरा हाल बेहाल था, हमारा देश कोरोना के मार से हाल ही में खड़ा होने की कोशिश ही कर रहा था कि एक और मुसीबत आके दरवाजे पे खड़ी हुई है। क्या है ये मुसीबत? यह है लोकस्ट स्वार्म अटैक। अब ये लोकस्ट अटैक क्या है? ये हम पर अटैक क्यों कर रही हैं? कहाँ से आई हैं ये लोकस्ट्स और हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो हम पर ये अटैक कर रही हैं? तो पहली बात तो ये है कि लोकस्ट्स आर पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। ये कोई एलियन नहीं है या फिर किसी और ग्रह से आकर हम पर हमला नहीं कर रही है। लेकिन फिर एक और सवाल दिमाग में आता है, लोकस्ट्स एक दिन में एक एरिया की हरियाली खत्म कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमारा अर्थ कुछ इस तरह से दिखता है जहाँ पे चारों तरफ काफ़ी हरियाली है, तो उस हरियाली को लोकस्टों को तो ख़त्म कर देना चाहिए था। हमारा अर्थ कुछ इस तरह से दिखने लगता, चारों ओर सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट होता है या नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। स्वार्म को समझने से पहले या फिर लोकस्ट अटैक को समझने से पहले हमें लोकस्ट का बायोलॉजी समझना पड़ेगा कि लोकस्ट किस तरह की हैं और ये किस तरह से अपना काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ए लार्ज हॉर्न ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर्स में से ये एक लार्ज हॉर्न ग्रास हॉपर है। आज की जानी हुई 10,000 ग्रास हॉपर्स में से ये एक है और ये बिलोंग करती है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा को। एनिमेलिया किंगडम, आर्थ्रोपोडा फाइलम और इंसेक्टा क्लास को यह बिलोंग करता है। इट्स बायोलॉजिकल नेम इज एस ग्रेगेरियन। स्किस्टोकेरका ग्रेगेरियन इसका पूरा नाम है। दे हैव सेफ शिफ्टिंग एबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस सेफ शिफ्टिंग एबिलिटी? दीज हैव मल्टीपल फेजेस इन देयर लाइफ। आप लोग कभी ना कभी वेयरवुल्फ की कहानी तो सुने होंगे ना, जहाँ पर एक इंसान होता है और अपने कंडीशन या फिर सिचुएशन के हिसाब से वो भेड़िए में बदल जाता है। एक नॉर्मल इंसान से एक खूंखार भेड़िया। तो ये कुछ इसी तरह का है। दे कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड कंडीशन। इस तरह से मासूम दिखने वाला एक ग्रास हॉपर अपने आप को इस तरह से खतरनाक ग्रास हॉपर में बदल देता है जो कि हरियाली को कुछ ही सेकंड्स में या फिर कुछ ही घंटे में, कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता है। अब इनके जो लाइफ होते हैं इसमें दो फेज होते हैं, एक है सॉलिटरी फेज और एक है ग्रेगेरियस फेज। अब कंप्लीटली ये उनका जो कारवा है इससे समझने के लिए हमें ये दो फेजेस को जानना पड़ेगा। तो पहले जानते हैं सॉलिटरी फेज के बारे में। इस फेज में इनका कलर जो होता है ग्रीन होता है। दे ईट नॉर्मल ग्रास एंड सॉफ्ट लीव्स लाइक ए नॉर्मल ग्रास हॉपर। कांट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कि आप लोग को पता होगा ग्रास हॉपर ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं सकते एंड ज़्यादातर ये अकेले ही रहते हैं, लिव्स अलोन। बट जब इनका ग्रेगेरियस फेज आता है तब होता क्या है, देयर कलर बिकम्स येलो एंड ब्लैक। अपना कलर को चेंज कर लेते हैं येलो एंड ब्लैक में। एंड कैन ईट एनीथिंग लाइक लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फूड एक्सेट्रा। उनके पल्ले जो पड़ा, चाहे वो लीव्स हो, स्टेम्स हो, फ्लावर्स हो या फ्रूट्स हो, वो उसे खा सकती हैं। और एक दिन में अपने बॉडी वेट जितना ही खा सकती है, जितना उनका बॉडी वेट रहता है उतना वो खाना खा लेते हैं एक दिन में। देयर एंड्योरेंस इंक्रीजेस एंड along with ब्रेन एनलार्जमेंट दे कैन ऑल्सो फ्लाई टू ए लॉन्ग डिस्टेंस। उनकी बॉडी की जो एंड्योरेंस होती है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। उनकी ब्रेन एनलार्जमेंट होती है जिससे उनकी सोचने की शक्ति या फिर उनकी क्षमता बढ़ जाती है और उसके साथ साथ वो काफ़ी दूर तक उड़ भी सकते हैं। मतलब पूरी तरह से अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं। दे फॉर्म लार्ज एंड डेंस ग्रुप्स कॉल्ड स्वार्म। जबकि सॉलिटरी फेज में वो अकेले अकेले रहना पसंद करती हैं, लेकिन ग्रेगेरियस फेज में वो बड़े बड़े ग्रुप्स, बैंड्स या फिर स्वॉर्म्स फॉर्म करती है। अब क्या है ये लोकस्ट स्वार्म? लोकस्ट स्वार्म जो कि इतने भयानक है वो क्या है? देयर कैन बी अबाउट 8 करोड़ लोकस्ट इन ए स्वार्म। एक स्वार्म में लगभग 8 करोड़ लोकस्ट आते हैं। ए स्वार्म कैन फ्लाई अप टू 100 to 150 किलोमीटर इन वन डे। एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर ये कवर कर सकती हैं उड़ के। दे कैन ईट फूड ऑफ अबाउट 35,000 ऑफ ह्यूमन्स इन ए डे। 35,000 लोगों का खाना वो एक ही दिन में ये एक लोकस्ट स्वार्म खत्म कर सकती है। देयर ब्रीडिंग स्पीड इंक्रीजेस व्हाइल इन ए स्वार्म। जब एक स्वार्म में होती हैं तो उनका जो ब्रीडिंग स्पीड रहता है,
जो उनका रिप्रोडक्शन स्पीड रहता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसका एक ऑब्वियस सा रीजन ये है कि स्वार्म में रहने से फायदा ये होता है कि मेल फीमेल को उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता है, तो इससे उनकी जो स्पीड होती है ब्रीडिंग की वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इनका जो एग हैचिंग टाइम है वो भी बढ़ जाता है। ना अनदर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट मेक्स देम टू चेंज फ्रॉम सॉलिटरी फेज टू ग्रेगेरियस फेज। ऐसा क्या होता है कि वो सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज में बदल जाती हैं? क्या ये एज फैक्टर है? क्या एक पर्टिकुलर टाइम आने पर ये अपने आप को सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज में कन्वर्ट कर लेती हैं? ऐसा नहीं है, ये अपने आप को कभी भी सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज में कन्वर्ट कर सकती है। जी हाँ, कभी भी, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो किड्स हो, या फिर आप ऐसे समझ लिए कि जो ग्रेगेरियस फेज के जो अंडे होते हैं उनसे जो लोकस्ट जन्म लेते हैं वो भी ग्रेगेरियस फेज में ही जन्म लेते हैं और सॉलिटरी फेज में जन्म नहीं लेते हैं। तब क्या चीज़ है जो इन्हें सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज में कन्वर्ट कर देता है? दे मेनली लिव्स इन ए डेजर्ट लाइक इकोसिस्टम। वो जिस इकोसिस्टम में रहते हैं सॉलिटरी फेज में, वो जनरली एक डेजर्ट लाइक इकोसिस्टम रहता है। एंड व्हेनेवर दे गेट हेवी रेनफॉल, moist soil and heavy and good vegetation, they turn into gregarious phase। जब भी उनको ज़्यादा बारिश होने के कारण जो मिट्टी है वो गीला होने के कारण अच्छी वेजिटेशन मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, वो अपने आप को ग्रेगेरियस फेज में कन्वर्ट कर लेती हैं। मतलब कुछ ऐसा ही है जैसे शेर के मुंह खून लग जाना। जैसे शेर के मुंह में खून लग जाने से वो ज़्यादा खूंखार हो जाता है, वैसे ही इन लोगों को जब खाना मिल जाता है ये और भी ज़्यादा खूंखार हो जाती हैं और तबाही मचा लेती हैं। अब ये शुरू कहाँ से हुआ? द ब्लैक कॉन्टिनेंट अफ्रीका। द ब्लैक कॉन्टिनेंट से ये सारा कारवा जो 2020 का जो लोकस्ट अटैक है ये शुरू हुआ था। हुआ क्या कि अफ्रीका का जो ईस्ट सेक्शन है जहाँ पे ज़्यादातर एरिया में डेजर्ट्स हैं, है या नहीं, चाहे वो गवन डेजर्ट हो, ठीक है, चाहे वो नूबियन डेजर्ट हो, चाहे वो बायूदा डेजर्ट हो, चाहे वो डेनकिल डेजर्ट हो, चाहे वो गवन डेजर्ट हो, यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे मोटे डेजर्ट्स हैं। अब हुआ ये कि 2019 दिसंबर में अफ्रीका के ईस्ट क्षेत्र में, ये जो ईस्ट एरिया है अफ्रीका का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और सोमालिया, इथियोपिया और सूडान में काफ़ी तर तक फ्लडिंग हो जाती है। केनिया में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती है। तो इसके वजह से होता क्या है, जो डेजर्ट लोकस्ट्स हैं उनके मुंह खून लग जाता है। ज़्यादा वेजिटेशन होने के कारण ये अपने आप को सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस फेज में कन्वर्ट कर देती हैं। और जो ईस्ट अफ्रीका से शुरू हुआ है वो पूरे दुनिया में फैल जाता है। अब कैसे फैलता है ये जानते हैं एक और मैप के थ्रू। आप ये मैप देखिए, जहाँ से ये शुरू हुआ था वो था केनिया, सोमालिया, इथियोपिया, जो कि जनरली ईस्ट अफ्रीका में जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ वो वहाँ से चल पड़े थे सऊदी अरबिया, ईरान की तरफ, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ था। उन्होंने जैसे ही इथियोपिया, सोमालिया को तबाह कर दिया, वहाँ से उनका पूरा जो स्वार्म था वो चल पड़ा सऊदी अरबिया की तरफ। वहाँ से वो ईरान जाता है, लेकिन ईरान से आगे ना बढ़ के ईरान से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। कहाँ तक? पाकिस्तान और इंडिया की तरफ, ठीक है। जो इस तरह से उनका डायरेक्शन चल रहा था वो अभी चेंज करके राइट टर्न ले लेता है। अब क्यों लेता है ये राइट टर्न? अब आप लोग को याद होगा कि 1.5 महीने पहले या फिर अप्रैल के लास्ट में एक लो प्रेशर रीजन शुरू हुआ था बे ऑफ बंगाल में, जो कि बाद में अम्फन नाम का एक साइक्लोन बन गया। तो ये जब साइक्लोन बना, आप लोग को पता होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, है या नहीं? क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं और इसकी सेंटर की ओर जो हवा आती है वो खींचती चली जाती है। तो यहाँ से जो चला था जो लोकस्ट का स्वार्म जिसको ऊपर जाना चाहिए था, वो अब टर्न होके इधर आ जाता है पाकिस्तान और इंडिया की तरफ, क्योंकि ये हवा इन्हें इधर खींच लाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये पाकिस्तान से राजस्थान में एंटर करती हैं, राजस्थान से मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, गुजरात में तबाही मचाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आके ये छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि ये रिटर्न चल रही हैं वेस्ट डायरेक्शन में। अब फिर से यहाँ पर क्या हो गया कि वेस्ट डायरेक्शन में रिटर्न चल रही हैं। अब हुआ ये कि अभी जून में जो हमारा जो मॉनसून है वो आके पहुँच गया है। तो
तो मॉनसून एयर कौन से डायरेक्शन में जाता है? मॉनसून एयर इस डायरेक्शन में जाता है। माफ कीजिएगा, मॉनसून एयर जो है वो इस डायरेक्शन में जाता है या नहीं? और उसके साथ साथ इसके मदद किया और एक साइक्लोन ने। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में साइक्लोन आया था जिसका नाम था निसर्ग, और निसर्ग नाम के साइक्लोन ने इसको वेस्ट डायरेक्शन में खींचने के लिए मजबूर कर दिया। तो जो लोकस्ट स्वार्म इंडिया से छत्तीसगढ़ और वहाँ से उड़ीसा और बिहार की तरफ जाने वाला था, वो अभी रिटर्न बैक कर चुका है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सिर्फ अटैक कर रही हैं, पूरी तरह से जो क्रॉप्स होता है उसको तबाह कर रही हैं, लेकिन इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है या फिर साइंटिस्ट इसके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो पहला जो सॉल्यूशन है वो है स्प्रेइंग ए मिक्सचर ऑफ 5% ऑफ नीम ऑयल एंड वाटर ऑन ट्रीज ऑफ क्रॉप्स। जो ट्री होती हैं और जो क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर 5% नीम ऑयल, जो नीम के पत्ते का जो रस होता है उसको 5% और पानी को मिला के एक मिक्सचर प्रोड्यूस किया जाता है और उसको इन सब पर छिड़का जाता है, जिसके वजह से ये जो क्रॉप्स है उसको तबाह नहीं करती हैं। लेकिन ऑलरेडी जब ये बैठती हैं तो क्या कर लेती हैं ये आप सब लोग देख सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ फार्मर से नहीं, हमारी गवर्नमेंट भी पूरी मदद कर रही है। जो हमारे फायर ब्रिगेड्स हैं उनकी जो वाटर टैंकर्स रहती हैं वो भी इसमें मदद कर रही हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव कोई भी तरीका अब तक नहीं निकला। इसके साथ साथ कुछ और तरीके हैं, जैसे कि इन सब पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना या फिर जो पेस्टिसाइड होती हैं इनके ऊपर ये स्प्रे किया जाता है, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा कारीगर नहीं होता। और एक चीज़ होता है जो इनके ऊपर थोड़ा कारीगर साध्य हो रहा है, वो क्या है? वो है साउंड। जब हाई फ्रीक्वेंसी में साउंड चलाई जाती है ये वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है, फार्मर्स लोग अपने मेटल को जो होते हैं वो खेत में पीटने लगते हैं, और कई इस इलाके में डीजे को चलाया जाता है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब का जो इफेक्टनेस होता है वो ज़्यादा नहीं होता, तो इसकी वजह से तबाही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना ही लॉजिक लगाते हैं कि ये हम पर क्यों अटैक कर रही हैं। कुछ लोगों जिसको आतंकवादी भी बोल रहे हैं। अब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा हूं। आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद जानिए। कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या टिड्डियों से ही हार गया है? क्या हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए टिड्डियों वाला रोना रो रहा है पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। जी हाँ, हमारे जो सो कॉल्ड एजुकेटेड रिपोर्टर्स हैं वे बैठ के 1-1.5 घंटा ये डिस्कस करती हैं कि क्या ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, क्या पाकिस्तान ने इनको इंडिया को तबाह करने के लिए भेजा है। मतलब ऐसे बेफिजूल की और इलॉजिकल बातें ये करते हैं, और उसको इंडियन कुछ पब्लिक समझ भी लेते हैं और भड़क भी जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इंडिया को पसंद करते हैं, आप अपने देश को प्यार करते हैं, आप आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ लॉजिकल रीजन तो ढूंढिए। ऐसे बेतुके बातों से सिर्फ गुस्सा बढ़ता है, सिर्फ कम्युनिटी में एक नफरत जागती है और कुछ नहीं होता। तो अगर आप एक एजुकेटेड इंसान हैं तो पहले इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अब ये चीज़ें और एक बात बता रही हैं कि कई इलाकों में जो लोकस्ट होती हैं उनको खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं है, क्योंकि लोकस्ट में 70% तक, जी हाँ फ्रेंड्स, 70% तक प्रोटीन होता है, जो कि किसी और खाने से बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर कि मीट से भी आपको इतना प्रोटीन नहीं मिल सकता। ठीक है, तो जो लोकस्ट होती हैं उनके 70% प्रोटीन होती हैं, और इसीलिए इनको काफ़ी जगह में खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या नहीं? और काफ़ी जगह पे इनको डॉग्स और जो चिकन होती हैं उनको खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोकस्ट खाना किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन सोमालिया में, केनिया में जब पूरी तरह से उनका खान पान तबाह हो गया, फ्लडेड एरिया भी था, तो उनके पास ज़्यादा कुछ खाने के लिए बचा नहीं था, तो उस एरिया में कुछ लोग कुछ दिन तक लोकस्ट भी खाए थे, और उसके बाद उन्होंने अपने चिकन्स को और डक्स को ये खिलाया ताकि जब वह बड़े हों और जल्दी से बढ़ें, क्योंकि ऑब्वियसली चिकन्स और डॉग्स को बड़े होने के लिए प्रोटीन चाहिए, तब वो उनको खा सके।
क्योंकि ऑब्वियसली लोकल्स खाना किसी को भी पसंद नहीं आएगा, जनरल सी बात है। अब चाइना ने यह बोला है कि चाइना एक डक आर्मी डेवलप कर रहा है जो कि लगभग 1 लाख डॉग्स को अपने अंदर ले रहा है ताकि वो लोकल्स को फाइट कर सके। ठीक है, अब ये सारी चीज हो क्यों रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम ह्यूमंस के अलावा और कोई और नहीं है। आप लोग ये मैप देखिए और इंडियन ओशन की टेम्परेचर के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, यह तो पहली बात है कि ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादातर हाई ही रहता है, लेकिन बाकी एरियाज के मुकाबले आप इंडियन ओशन की जो रीजन होती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इस रीजन में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि सी डिस्टर्बेंसेस बढ़ती हैं और बिना टाइम में बारिश ज़्यादा बढ़ जाती है, फ्लड्स आती हैं और ये लोकस्ट स्टॉर्म जैसे अटैक हम पर हो जाते हैं। तो पहली बात है हमें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी और हमें ठीक होना पड़ेगा, तभी जाके प्रकृति हमारी साथ देगी। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है, हम प्रकृति के दुश्मन हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।